तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 11th GACB सब्जेक्ट OCM। लेकिन नया स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है कि मैंने आपको क्या दिया था। मैंने आपको बोला था कि एक बार इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस एक बार देख लेना, और मुझे लगता है कि आपने वो किया ही होगा। हालांकि और एक बात बताऊं, देखो आज तो हम पहले लेक्चर में जो किया था उसका रिवीजन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको उस चैप्टर का अलग से रिवीजन वीडियो दे दूंगा। मुझे पता है कि आपको स्कूल्स वगैरह में यूनिट टेस्ट की तैयारी करनी होती है, मुझे पता है, तो आप थोड़ी 4-5 लेक्चर हर बार देखोगे। तो आपको क्या करना है, एक बार फुल लेक्चर तो देखना ही है, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन एग्जाम के अगले दिन खाली वो रिवीजन लेक्चर देख लेना है और फिर रीड करने बैठना है। तो क्या है, आपके लिए वो इजी हो जाएगा रिवाइज करना हर एक चैप्टर। ठीक है, लेकिन सर आज स्टार्ट कराने से पहले एक बार पुराना रिवीजन करा देना। मुझे भी पता है कि अभी अभी 11 स्टार्ट हुआ है, अभी आप वो अच्छा, और अभी अभी आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है, हालांकि बीच में वेकेशन भी लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी वेकेशन मोड में ही आप रहोगे। तो चलो मैं ही रिवाइज आपको करा देता हूं। 2 तरह की एक्टिविटी देखा था हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस कहां से आया है सर, वो इंग्लिश वर्ड बीसी से आया है, ठीक है, लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन है, 2 वर्ड याद रखना है सर, लीगल एक्टिविटी एंड मोटिव ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट सवाल हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला था ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक। लेकिन क्या कोई घर पे आके फ्री में पैसा देके जाएगा? नहीं सर, एक्सचेंज करना पड़ेगा, या तो गुड्स या तो सर्विस। क्या एक बार में हो जाएगा? नहीं होगा। कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सी से कंटिन्यूअस, सी से क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और इतना सब करने के बाद आपके बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत रिस्क एंड अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने लास्ट टॉपिक रिस्क देखा था, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, तो रिस्क वाला ही सवाल अब ले लेता हूं। मुझे पता है बीच में एक ऑब्जेक्टिव वाला सवाल है, लेकिन एक काम करते हैं, लास्ट टॉपिक रिस्क देखा था तो आज रिस्क से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, चलिए ऐसा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिस्क 2 तरीके के होंगे, मैन मेड रिस्क एंड नेचुरल रिस्क। अब रिस्क की वजह से होगा क्या? या तो आपकी इनकम इफेक्ट हो सकती है, या तो फिर लॉस हो सकता है। हो सकता है इनकम कम हो जाए, या तो कुछ भी रिस्क की वजह से हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कस्टमर बेस खो दो। मतलब अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर कोई ना कोई रिस्क एंड अनसर्टिनिटी रहेगा ही रहेगा। जो 2 तरीके की होगी, सबसे पहला है मैन मेड रिस्क, मतलब फायर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, चोरी हो गया, लूट हो गई, ये सभी किसमें आएगा? मैन मेड में। और दूसरा है नेचुरल रिस्क, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, सुनामी, ये सब किस में आ जाएगा? नेचुरल रिस्क में। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है, चलो ये तो ठीक है भाई, नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। सवाल इंपॉर्टेंट है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क क्यों आएगा? देखो ये हेड पॉइंट में याद रखवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले अंदर का एक बार याद रखते हैं। अंदर का क्या याद रखना है? सबसे पहला है चेंजिंग टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी तरीके से हेड पॉइंट याद रखवा दूंगा। हाँ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले हेड पॉइंट याद कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। देखो 3 पॉइंट कौन सा है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड डिमांड। मुझे एक बात बताओ, सीसीडी, क्या आप कभी सीसीडी में कॉफी पीने के लिए गए हो? बहुत महंगी कॉफी मिलती है सीसीडी के अंदर। अब आप भी समझ सकते हो कि महंगी कॉफी मिलती होगी जहां पे, वहां पे आप किसके साथ जाओगे? लेकिन एक बात बोलूं, देखो सवाल क्या है? कॉजेस ऑफ रिस्क। सवाल और आंसर दोनों साथ याद रखवाता हूं। याद रखना, सीसीडी में अगर जो किसी के साथ पकड़े गए ना तो रिस्क है भाई, एक तो मार पड़ेगी आपको, क्या लिखा है? फिजिकल, और एक बार पकड़े गए, मार पड़ गई, मतलब अब दूसरी बार मिलना उतना पॉसिबल नहीं होगा, मतलब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। अब तो भाई वो आपको फ्रेंडशिप पूरी करनी ही पड़ेगी, नए फ्रेंड्स ढूंढने पड़ेंगे, सब्स्टिट्यूट केस भी तो हो सकता है। देखो सवाल क्या है?
कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, याद रखना सीसीडी में जाने में रिस्क है। कहां पे जाने में रिस्क है? सीसीडी में। देखो अभी पूरा ध्यान पढ़ाई के अंदर होना चाहिए, सीसीडी में किसी के साथ जाना नहीं है। सीसीडी, सी का मतलब क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। सी का मतलब क्या है? कंपटीशन। डी का मतलब क्या है? डिमांड। अच्छा एक मिनट, अगर जो सीसीडी में गए तो क्या क्या रिस्क है? एक तो मार पड़ सकती है, अब सब्स्टिट्यूट मतलब अब दूसरी बार नहीं मिलना होगा, और तीसरा है कि सर लीगल एक्शन, केस भी तो लिया जा सकता है। सर कैसे कैसे पॉइंट बनाते हो। देखो एक बात बोलूं, 11th में तो अभी भी उतने हेड पॉइंट नहीं है, लेकिन 12th पूरा का पूरा हेड पॉइंट रिलेटेड है। तो अगर जो आपको याद रखना होगा ना, तो ये सारी मेमोरी टेक्निक्स आपको मदद लेना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है ये याद रखने के अलावा। 11th में तो उतना दिक्कत नहीं होगा, उतने सारे हेड पॉइंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक अच्छा बनाया था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सवाल क्या है? बिजनेस रिस्क कॉजेस। कहां पे जाने में रिस्क है? सर सीसीडी में हम नहीं जाएंगे, हमारा पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहेगा। सबसे पहला सी है चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरा सी है कंपटीशन, तीसरा डी डिमांड। सर सीसीडी में पकड़े गए तो एक तो फिजिकल रिस्क है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता। सर अब अंदर का कंसेप्ट भी तो करा दो। देखो सबसे पहला कौन सा है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो चेंजेस आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन मेथड ड्यू टू इन्वेंशन इन द टेक्नोलॉजी। द न्यू टेक्नोलॉजी इज टू बी अडॉप्ट टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी गुड्स। द न्यू मशीनरी हैव टू बी इंस्टॉल्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी। देखो क्या होगा पता है, अगर जो आपका बिजनेस ऐसा है कि जहां पे बार बार टेक्नोलॉजी चेंज होगा, मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर रिस्क है। देखो कोई भी मशीनरी ऐसा नहीं होगा कि 2-5 हजार में आ जाएगा, मशीनरी की कीमत बहुत होगी। और आजकल आप देख भी रहे होंगे, बेस्ट एग्जांपल है ईवी एंड पेट्रोल। पेट्रोल के प्राइसेस भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि इथेनॉल, लेकिन आज की सिचुएशन में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार एक बेस्ट एग्जांपल है चेंजिंग टेक्नोलॉजी का। तो आपके बिजनेस, देखो गाड़ी बनाने वाले बिजनेस के अंदर आज बहुत बड़ा रिस्क है। एक समय ऐसा था कि मारुति की गाड़ी सबसे 1 नंबर पर चलती थी, सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ सेल सबसे ज्यादा मारुति का था। लेकिन चेंज इन टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे लोग ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब अब वही गाड़ियां चलेगी जो आपको नई टेक्नोलॉजी देगी। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। सबसे पहला रिस्क का रीजन क्या होगा? चेंज इन टेक्नोलॉजी। दूसरा रिस्क होगा कंपटीशन। तो कंपटीशन इंक्रीज द बिजनेस रिस्क which directly affect the business profit. The sale price of the product is reduced. देखो अगर जो कंपटीशन आया तो क्या होगा पता है? या तो सेल प्राइस कम करना पड़ेगा, या तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल है जियो, वोडाफोन, आइडिया। हालांकि एक बात बोलूं मैं पर्सनली, देखो मैं तो आज भी मैं कई बार भगवान से बोलता हूं कि आपने जो भी किया वो अच्छा किया। देखो जियो ने कब नेट फ्री दिया पता है? तब मैं ऑलमोस्ट सीए फाइनल में आ चुका था। आज से 5 साल, उससे 5 साल पहले अगर जो जियो आता ना, तो हो सकता है कि मेरा सीए पास होना भी डिफिकल्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि मोबाइल एक ऐसा एडिक्शन है जहां पे आप अपनी पढ़ाई भी भूल जाते हो। और जियो ने तो क्या कर दिया, अनलिमिटेड नेट फ्री यूज करो। आज आपका रिचार्ज क्या है पता है? 299, 250 रुपए में पर डे 1 GB या तो 2 GB। जब मैं पढ़ाई करता था ना, मैं उतना पुराना कोई स्टूडेंट नहीं हूं, मैं इसी जमाने का हूं। जियो नया नया आया है। बोलेंगे सर आप बीड़े के नहीं, मैं बीड़े के जमाने का नहीं हूं भाई। मैं जब पढ़ाई करता था ना, तब 250 रुपए में 1 GB पूरा महीना, पूरा, अरे पर डे की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा महीना। और हॉस्टल में, अच्छा उसमें भी क्या होता था कि हॉस्टल के अंदर हम जब भी लोग बैठते थे ना, अब समझ लो कि महीने का रिचार्ज कराया है, 20 दिन हो गए, तो 10 दिन के बाद मैसेज आता था कि अब 10 दिन बाकी है और आपका 1 GB में से 800 MB यूज करना बाकी है। फिर हम डिसाइड करते थे कि 800 MB कहां पे यूज करेंगे। पूरा हॉस्टल मिलके यूज करता था ना, फिर भी आखिरी दिन 500-600 MB तो चला जाता था ऐसे ही। क्यों? क्योंकि 2G नेट था। तो मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं थी कि जहां पे डिस्ट्रैक्शन हो सके। आपको भी ध्यान रखना है। हाँ भले आज जियो ने अनलिमिटेड नेट दिया है, उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं कि आज आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, लेकिन कहां पे इस्तेमाल करना उस नेट का वो आपको पता होना
चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो हुआ क्या पता है, एक समय ऐसा था कि वोडाफोन आइडिया सभी कंपनी 250 रुपए में 1 GB पर मंथ दे रहे थे, लेकिन आज वही वोडाफोन और आइडिया पर डे 1.5 GB 2 GB तक वो लोग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, उनको अपना प्रॉफिट कम करना पड़ा और एडवर्टाइजमेंट भी इंक्रीज करना पड़ा। समझ में आ गया है सर? ठीक है। अच्छा एक मिनट, सवाल कौन सा चल रहा है सर? सवाल नहीं भूलेंगे सर, आपने याद ही इसी तरीके से रखाया है, बिजनेस रिस्क। अच्छा कौन सा बिजनेस के अंदर रिस्क है? तो देखो CCD में जाने में रिस्क है। सी का मतलब सर पहले क्या देखा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या देखा, कंपटीशन, तीसरा है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। तो अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्रिएट द रिस्क ऑफ द बिजनेस, change in customer income, taste, product price, inflation, etc. create uncertainty for demand which affect the profit of the business. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड क्यों होगा? क्योंकि हो सकता है कि लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाए। एक बात बोलूं, एक समय ऐसा था कि लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते थे, लोग ऐसा बोलते थे कि हमें कोलगेट दे दो। कोलगेट की डिमांड करते थे, टूथपेस्ट की डिमांड नहीं करते थे। उतना कोलगेट पॉपुलर था, लेकिन जैसे ही बाबा रामदेव ने जैसे ही एंट्री मारी, कहीं ना कहीं वो टूथपेस्ट में कोलगेट का बिजनेस कम हो चुका। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा कि भाई इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहना चाहिए। आज लोग अवेयर हो चुके हैं कि हमारा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं भी ट्राई करता हूं कि कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट परचेस नहीं करता हूं, हालांकि कई बार लैपटॉप जैसी प्रोडक्ट कि जहां पे कंपलसरी है वहीं पे, उसके अलावा कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट परचेस नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि चाइनीज प्रोडक्ट जैसे ही परचेस करते हैं वही पैसा हमारे देश के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। तो अब लोग अवेयर हो चुके हैं, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो चुका है। तो ये भी तो आपके बिजनेस के अंदर रिस्क रहेगा कि एक समय पे टूथपेस्ट का मतलब ही कोलगेट था, लेकिन आज धीरे धीरे एक इंडियन कंपनी आई, एक इंडियन बाबा आए, बाबा रामदेव, जिन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस को चेंज कर दिया। सवाल क्या है? सवाल चल रहा है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। 3 देखा, CCD। सबसे पहला सी कौन सा था? चेंज इन टेक्नोलॉजी, दूसरा कंपटीशन और तीसरा डी डिमांड, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है फिजिकल रिस्क। देखो फिजिकल रिस्क में क्या होगा, हो सकता है कि आप जो मशीनरी के ऊपर काम कर रहे हो वो टूट जाए, वो बिगड़ जाए, आपको कुछ ना कुछ, अच्छा आपने आपके एम्प्लॉय के साथ झगड़ा कर दिया, आपके एम्प्लॉय ने आपका मशीन ही तोड़ के चला गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सब फिजिकल रिस्क में आएगा कि आपका मशीन मेंटेनेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी तो रिस्क हो सकता है। और एक बात बोलूं, देखो मैंने भी एक दिन ऐसा सोचा था, जनरली मैं ये सारी चीजें देखता हूं कि आप जब भी कोई भी नोटबुक परचेस करते हो तो उसके अंदर मार्जिन 2-3 गुना होता है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी बुक दे सकता हूं कि जहां पे कम प्राइस, कॉस्ट टू कॉस्ट, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो मैंने उसके मशीनरी के बारे में पूछा, मैंने ऑलमोस्ट डील फाइनल कर लिया था, मैं पुणे से मशीनरी का ऑर्डर देने वाला था, लेकिन दिक्कत यहां पे आई, फिजिकल रिस्क। क्या आया पता है फिजिकल रिस्क में? फिजिकल रिस्क में प्रॉब्लम यह हुआ कि अगर जो मेरा मशीनरी के अंदर कुछ भी दिक्कत हो गई तो मुझे वो मेंटेनेंस वाला आदमी है ना, वो पूना से बुलाना पड़ेगा। अब दिक्कत देखो क्या होगी, पूना से कब आएगा, 3-4 दिन लग जाएंगे, हो सकता है 1 वीक से भी ज्यादा लग जाए, क्योंकि मैंने कॉल किया वो निकल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के अंदर ये भी आपको देखना पड़ेगा कि फिजिकल रिस्क कितना हो सकता है, और यही रिस्क की वजह से वो अभी के लिए मैंने थॉट को साइड में रख दिया है। अभी के लिए मैंने बोला मैं थोड़ा और कुछ ट्राई करता हूं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर जो मशीन बंद हो गया तो 10 दिन तक मशीन बंद ही रहेगा, नहीं पॉसिबल है ये बिजनेस के अंदर। ठीक है सर, लेकिन 1 मिनट सर, थोड़ा सा सवाल याद दिला दोगे? देखो सवाल चल रहा था कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, CCD। सी का मतलब क्या है सर? सी का मतलब है चेंज इन टेक्नोलॉजी, सी का मतलब है कंपटीशन, डी का मतलब है डिमांड। CCD में किसी ने पकड़ लिया सर, CCD में जाने में रिस्क है, फिजिकल रिस्क, और दूसरा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। द कस्टमर मे टर्न टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब देखो यहां पे एग्जांपल दिया है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। पहले रेडियो चलता था, आज टेलीविजन चल रहा है।
और एक बात बोलूं, देखो पहले है ना, आप वो डिश आपके घर पे वो केबल वगैरह रहता था, आज ज्यादातर लोग केबल ले ही नहीं रहे, ओटीटी पे रिचार्ज हो, घर पे वाईफाई, सब काम हो गया। मतलब घर के अंदर सभी लोग वाईफाई भी यूज कर लेते हैं और ओटीटी के थ्रू टीवी भी देख लेते हैं। चेंज इन सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है पता है? उसी तरीके का प्रोडक्ट। एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल एलजी की टीवी और सैमसंग की टीवी ऑलमोस्ट उसी तरीके की टीवी है। अब अगर जो मुझे एलजी की टीवी नहीं देखना होगा तो मैं क्या करूंगा, सैमसंग की टीवी ले लूंगा। मतलब ऑलमोस्ट उसी तरीके का प्रोडक्ट, उसको हम बोलेंगे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। अब मैं केबल के थ्रू टीवी देखूं या ओटीटी के थ्रू देखूं, क्या फर्क पड़ता है? यूट्यूब तो होगा, न्यूज भी देख सकता हूं, हर एक चीज वहां पे देख सकता हूं। तो वही की वही प्रोडक्ट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। तो आपके बिजनेस के अंदर ये भी रिस्क रहेगा कि आप जो काम कर रहे हो उसके रिलेटेड और कोई प्रोडक्ट आपकी जगह ले लेगा। देखो पहले टाइपराइटर चलता था, अब कंप्यूटर आ चुका है, कंप्यूटर की जगह अब लैपटॉप आ चुका है, और लैपटॉप की जगह कभी ना कभी तो कोई ले ही लेगा। हालांकि मैकबुक वगैरह बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी और भी आ चुकी है कि जो साइज में भी लैपटॉप से भी छोटी है। ओके सर, ठीक है, एक मिनट, सवाल कौन सा चल रहा है सर? सवाल चल रहा है रिस्क। सीसीडी में जाने में रिस्क है सर। सी का मतलब क्या है? मेरे साथ बोलना, हाँ आपको भी मेरे साथ बोलना है। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, डिमांड, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। पकड़े गए तो मार पड़ेगी सर, फिजिकल रिस्क, फिर मिल भी नहीं सकते, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, और लीगल एक्शन भी हो सकता है। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट द लॉ रिगार्डिंग द पॉल्यूशन, कस्टमर, वर्कर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, बट दिस लॉ कॉज द रिस्क ऑफ अ बिजनेस। एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फैक्ट्री। अब देखो क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। दो एग्जाम्पल लेता हूं, एक तो मेरा खुद का एग्जाम्पल लेता हूं। देखो होता क्या है पता है, हमारा 2015 से मुंद्रा पोर्ट के अंदर, ठीक है, मेरे फादर पूरा काम संभाल रहे हैं, मैन पावर सप्लाई का काम है। किसका काम है? मैन पावर सप्लाई। हम वहां पे ड्राइवर्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा पता है सर? कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाता है फेब में। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से तो काम स्टार्ट रिन्यू हो जाएगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हम 1 फेब को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सर दिक्कत क्या है? समझ लो फॉर एग्जांपल मैंने एक आदमी का सैलरी बोला है कि भाई मुझे एक आदमी के पीछे 15,000 रुपए चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, मैं फॉर एग्जांपल एक आदमी को दूंगा 13,000, ठीक है। 2,000 रुपए सर आप भी तो प्रॉफिट रखोगे, ठीक है। अब होगा क्या पता है, गुजरात मिनिमम वेजेस एक्ट हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। अब दिक्कत क्या होती है पता है? एवरी टाइम गुजरात गवर्नमेंट, समझ लो कि इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने 1 मई को अनाउंस किया। कब किया? 1 कि इस बार से मिनिमम वेजेस 14,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब मैंने जो भी रेट डिसाइड किया था ना, वो तो 13,000 के हिसाब से डिसाइड किया था कि मुझे 2,000 का प्रॉफिट मिलेगा। मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने बाद में सब लीगल एक्शन लिया और बोल दिया कि अब आपको मिनिमम एक आदमी को सैलरी 14,000 देना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा प्रॉफिट कम हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई प्रॉफिट कम नहीं हुआ है, हो सकता है कि मुझे लॉस भी हो जाए। सर फिर भी 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अरे भाई 1,000 रुपए के प्रॉफिट के बाद मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, उन आदमियों को रहने का खर्चा लगेगा, वो भी तो खर्चा लगेगा। मतलब एक लीगल एक्शन बिजनेस को कितना हिला सकता है। देखो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, समझ में आया? तो ये गवर्नमेंट के लॉस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस हिसाब से और कब डिसीजन लेगा। जब भी 2020-21 में यूक्रेन रशिया वाला वॉर स्टार्ट हुआ था ना, तब भी ऐसा ही बहुत हुआ था। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। अरे बंद नहीं किया था गवर्नमेंट ने, अभी ऐसा नहीं बोला था कि कल से बंद, गवर्नमेंट ने बोला अभी से बंद। मतलब अभी भी जिसका वेसल खड़ा है ना, उसको भी एक्सपोर्ट, बाहर गुड्स ले जाने नहीं दिया जाएगा। समझो कितना बड़ा रिस्क, बिजनेसमैन को करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा एक गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से। मतलब आपका कोई भी बिजनेस होगा, इस रिस्क के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आ चुका है। चलो एक काम करो, फटाफट एक बार ये देख लो, हो सके तो एक बार लिख दो, हो सके भले आपको 1 मिनट वीडियो पॉज करना पड़े,
लेकिन लिखो, जितना लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। सवाल क्या है? कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। एक मिनट, चलो मैं भी याद करता हूं, आप भी याद करो। सर आपने याद दिलाया था CCD। सी का मतलब क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, एंड डी मतलब डिमांड, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। अब CCD में अगर जो पकड़े गए, रिस्क क्या है? एक तो मार पड़ेगी सर, दूसरा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, और सर लीगल एक्शन भी हमारे खिलाफ हो सकता है। ठीक है सर, याद तो हो चुका है, लेकिन गलती से भी सर CCD में नहीं जाएंगे। सच में फैमिली के साथ जाना होगा ना सर, तो भी अब तो डर लगेगा। इतनी बार हमने रिस्क CCD का देख लिया है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद कराने में मदद करेगी। ये तो पहला सवाल है, आपको याद हो जाएगा, लेकिन आगे से बहुत सारे हेड पॉइंट आएंगे ना, तब आपको इसका इस्तेमाल अच्छा लगेगा। पहले सवाल में तो आपको भी लगेगा कि क्या सर इतना याद नहीं हो पाएगा। अरे भाई इतना नहीं, ये तो पहले चैप्टर का खाली दूसरा सवाल है, ऐसे तो बहुत सारे सवाल आएंगे। तो अगर जो किसी सवाल के अंदर आपका मेमोरी टेक्निक बनता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। अब देखो बिजनेस के अंदर जनरली दो तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे, एक होगा इकोनॉमिकल और दूसरा होगा सोशल। सोशल के बारे में आज नहीं देखना है, आज पूरा फोकस एक ही चीज के ऊपर करेंगे, इकोनॉमिक। नहीं देखना है सोशल के बारे में कुछ भी, एकदम आराम से। देखो ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है कि आप बता दो सर कि अब लास्ट टॉपिक है, तो मोटिवेशन आता है, चलो लास्ट टॉपिक तो है, थोड़ा सा ध्यान दे ही देते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि खाली इकोनॉमिक में 3 ही पॉइंट देखना है। सबसे पहला कौन सा है? प्रॉफिट। दूसरा कौन सा है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। और तीसरा है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है प्रॉफिट। सिंस अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अ रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल, एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन। दिस रिटर्न इज अ प्रॉफिट। देखो जब भी आप प्रॉफिट के बारे में सोचोगे ना, आप कंपेयर करोगे अपने कैपिटल के साथ। और मुझे लगता है कि आपने अकाउंट का लेक्चर देख लिया होगा। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है ओनर अपने बिजनेस के अंदर जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा। एक सवाल आपको पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर जो मैं बोलूं कि मैंने इस साल 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, अच्छी बात बुरी बात? मुझे बताओ, अच्छी बात बुरी बात? सर 1 करोड़ का प्रॉफिट मतलब बुरी बात तो नहीं है, कम से कम अच्छी बात ही होगी। ठीक है, अच्छी बात है। मैं मेरा सेंटेंस चेंज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं। मैंने इस साल 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसके लिए मैंने बिजनेस के अंदर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। सर 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद आपका प्रॉफिट खाली 1 करोड़, बहुत बुरी बात। सर आपने 100 करोड़ रुपए FD में भी रख दिया होता ना, तो भी 7-1 करोड़ रुपए आपको मिल जाते। जी बात तो सही है। मतलब क्या है कि आप अपना प्रॉफिट किसके साथ कंपेयर करोगे? कैपिटल के साथ। कितना कैपिटल, उसके बदले में आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। To earn profit is essential not only for the existence of the business but also for a growth of the business। देखो खाली मुझे मार्केट में खड़े रहने के लिए नहीं, मुझे मार्केट में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया एस्टैब्लिश करना होगा ना, तो भी प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट होगा तो फिर से इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर से ग्रो कर पाऊंगा। प्रॉफिट इज अ मोटिवेटिंग फोर्स, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। ओहो, कितने भारी भारी वर्ड्स यूज किया है। लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। मतलब आपके जीवन में जितना ब्लड का इंपॉर्टेंस है, बिजनेस में भी प्रॉफिट का उतना ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दिस डे द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो अब लूट वाला टाइम चला गया है। अब सभी लोग क्या मानते हैं? रीजनेबल, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चाहिए, सोसाइटी को भी तो कुछ हमें देना है। By earning reasonable profit, business unit get the acknowledgement in the society along with the earning fair profit। मतलब थोड़ा प्रॉफिट कमाओगे ना तो सोसाइटी भी आपको अप्रिशिएट करेगा और आपका भी प्रॉफिट सफिशिएंट मेंटेन रहेगा। ठीक है, सवाल कौन सा है? सर सवाल है
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। उसके अंदर सबसे पहला क्या है सर? सबसे पहला है प्रॉफिट। और एक बात बोलूं, देखो प्रॉफिट है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए है। प्रॉफिट कौन से टर्म के लिए है? शॉर्ट टर्म के लिए है। जो लॉन्ग टर्म के लिए कंसेप्ट होगा ना वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म विथ एनुअल इनकम। मतलब मैं प्रॉफिट में इतना ही सोचूंगा कि इस साल मैंने कितना कमाया है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म। द प्रोजेक्ट विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द बिजनेस एट अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। मतलब मैं सोचूंगा ठीक है भाई, इस साल भले मैंने 1 करोड़ नहीं कमाया, लेकिन क्या ये बिजनेस ऐसा है कि जिसकी मदद से आने वाले 10 सालों में मैं और 10 करोड़ कमा सकता हूं? मैं 10 करोड़ की वेल्थ में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता हूं। तो वो लॉन्ग टर्म वाला कंसेप्ट हुआ। प्रॉफिट मतलब मैं इसी साल के बारे में सोचूंगा, वेल्थ मतलब आने वाले 10 सालों के बारे में सोचूंगा। ठीक है। इन सर्कमस्टेंसेस लाइक डिप्रेशन, business has given up objective of profit. The objective of maximization of wealth is related with economic benefit of the owner. सर डिप्रेशन मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं है कि भाई मार्क्स कम आए डिप्रेशन और कुछ हो गया डिप्रेशन इस वजह से, ना 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 ना, वो डिप्रेशन की बात नहीं हो रही। ये हो रही है बात मार्केट डिप्रेशन की। देखो जनरली मार्केट के अंदर क्या होता है पता है? कभी ना कभी मार्केट ऊपर जाएगी, कभी ना कभी मार्केट कहां पे जाएगी? ऊपर। जिसको हम बोलेंगे बूम। बूम क्या बोलेंगे? बूम। एकदम मार्केट ऊपर है, आप जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट करोगे ना बदले में आपको रिटर्न पैसा ही पैसा मिलेगा। सबके पास पैसा है। क्या लाइफ टाइम मार्केट के अंदर बूम रहेगा? नहीं सर, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उसके बाद आएगा रिसेशन। क्या आएगा? रिसेशन। मतलब बूम का मतलब है कि आपने एकदम पिक देख लिया है, अब धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगी। अब एक बात बोलूं, अगर जो रिसेशन 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक रहा ना तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिप्रेशन का मतलब क्या है? मार्केट नीचे ही जा रही है और उसको बहुत टाइम हो चुका है, अब मार्केट ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों ने अपना भरोसा खो दिया है, कोई भी पर्सन नया इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है। उस सिचुएशन को हम डिप्रेशन बोलेंगे। हालांकि और एक बात बोलूं, क्या लाइफ टाइम डिप्रेशन ही रहेगा? नहीं। अगर जो गवर्नमेंट अच्छी होगी ना तो धीरे धीरे रिकवरी भी आएगी। क्या आएगी? रिकवरी। और रिकवरी के बाद फिर से सर बूम आ जाएगा। देखो ये मार्केट के 4 तरह से चलते ही रहेंगे। लेकिन एक बात बोलूं, डिप्रेशन का मतलब है कि लोग समझ चुके हैं कि अब मार्केट के अंदर से कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। उस समय आपको क्या करना है पता है? प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है लॉन्ग टर्म कि भाई अबे भले डिप्रेशन चल रहा है, उतना प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, खाली मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट के अंदर खड़ा रहने का काम करते हैं। जैसे ही बूम आएगा ना फिर से प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हम कमा लेंगे। The objective of maximization of wealth is related to the economic benefit of the owner. ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सवाल कौन सा चल रहा है? सवाल चल रहा है ऑब्जेक्टिव। 2 तरह के ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक सोशल। अभी चल रहा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर 3 है, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, एक्सपांशन, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ। देखो बहुत सारे हो सकता है। मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि मुझे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना है। मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि मेरे पास आज 5 जन का स्टाफ है, फुल्ली यूटिलाइज करो। एक भी मिनट स्टाफ फ्री नहीं बैठना चाहिए, फुल्ली यूटिलाइजेशन करो ताकि कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है भाई आपका गोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ में तो आ चुका है। लेकिन और एक बार मैं आपको बात बता दूं, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर जो लेक्चर देखते समय आपको कोई भी डाउट आता है या तो पढ़ाई करते समय आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझे कभी भी एप्लीकेशन या तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर दीजिए। मैं डायरेक्टली, आपने अगर जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, मैं ट्राई करूंगा कि विद इन मिनट्स आपके डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाए। ठीक है, ओके। तो आज आपका काम क्या रहेगा? देखो पूरा एक बार रिवाइज करना है, पूरा रिवाइज करना है। हाँ, अभी डेमो लेक्चर चल रहा है इसलिए होमवर्क नहीं दे रहा हूं इतना सारा कुछ भी, लेकिन हाँ इतनी बात मेरी मानना है कि आपको रिवाइज करना। ठीक है, चलो सर इतना तो कर ही सकते हैं, तो ठीक है आप एक बार रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।